हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और उसमें हमने आपको बताया था हर रोज नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। यानी कि इस टॉपिक को यदि आप देखते हो, जिस भी टॉपिक को आप देखोगे उस नंबर से बेटा, उस टॉपिक से आपको कम से कम 8 से 10 नंबर जरूर प्राप्त होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। यानी कि जो आपकी प्रोज बुक है, जो आपकी प्रोज पहली बुक है, और उसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपके 8 मार्क्स के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 8 मार्क्स के आते हैं। एक टॉपिक को समझना है तो सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि केवल 25% ली है बेटा हमने। यानी पूरी बुक में से केवल बेटा हमने 25% लिए हैं, और इन 25% में से आपको बेटा 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? यानी एग्जाम में आपको बेटा इस तरह से दिया होगा एक क्वेश्चन, फिर यहां और लगा के फिर एक क्वेश्चन होगा। ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया बेटा। इसी तरह से फिर होगा आपका एक क्वेश्चन ये होगा और एक क्वेश्चन ये होगा, ये यहाँ पर, और फिर ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। यानी कि इन दोनों में से आपको क्या करना है बेटा? एक करना है, और इन दोनों में से आपको एक करना है। आपको ध्यान देना है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि वो गलती क्या करते हैं कि उनको ये दोनों क्वेश्चन याद होते हैं तो फिर वो इधर देखते भी नहीं हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद हैं तो इन दोनों के ही आंसर लिख देते हैं, लेकिन बेटा ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, सिवाय लॉस के। सिवाय लॉस के बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो दोनों क्वेश्चन किए हैं उनमें कहा गया है कि केवल एक क्वेश्चन को करना है। आपको मान लीजिए याद नहीं है तो इस वजह से यही दोनों कर दिए, लेकिन आपको यहाँ पर बेटा एक ही क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, केवल बेटा आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। एक इसमें से कोई सा भी कर लीजिए, इसमें से एक, और इन दोनों में से कोई सा भी करोगे तो बेटा 4 आपको इसके मिल जाएंगे। इस तरह से बेटा आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। ये तो मेरी बात समझ गए होंगे बेटा कि जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बेटा 8 मार्क्स के आएंगे। बड़े ध्यान से समझना है। एक एक चैप्टर से हमने 4 या 5 क्वेश्चन लिए हैं। इस तरह से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही बेटा हमने लिए हैं। ठीक, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी पता है कि किसने आएंगे। अच्छा, इसमें और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन बेटा इसमें आपको लॉन्ग भी करना पड़ेगा। यही बता देता हूँ। ये बेटा बात बता देते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक, लॉन्ग की भी सुन लीजिए। इसमें बेटा आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों में से एक ही करना होगा, और इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे बेटा? 7 नंबर। तो मैंने यही बताया था कि ये जो बुक है आपकी, आपके एग्जाम में बेटा 15 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 15 मार्क्स की आती है। ये 15 नंबर की बुक आती है। ठीक है, अब कोई बात इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम बेटा चलते हैं क्वेश्चनों पर। और 100+ भी हो चुके हैं तो पढ़ाने में बेटा बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बेटा। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को समझना है। मैंने बेटा क्वेश्चनों के आंसर भी सब कुछ दिया था आपको, तो उसी हिसाब से यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले वाला याद है तो आप उसको ही याद रख सकते हैं। यहाँ पर बेटा जो इंपोर्टेंट मामला है वो केवल आपका क्वेश्चन का है। किसका है? क्वेश्चन का मामला इंपोर्टेंट है। आंसर तो आप अपने हिसाब से लिखोगे ही। आंसर मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक, चलिए बेटा देखिए, 2-2 करके आपको देखने हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझना है। एक क्वेश्चन के बाद हम आपको समय देंगे क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपके पहला ही चैप्टर है, द लास्ट लेसन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। द लास्ट लेसन फ्रांस के बारे में है और जर्मन के बारे में है। तो ज़्यादा बेटा हम चैप्टर पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर पर डिस्कस करेंगे तो फिर जो हम आपको बताना चाहते हैं उसको नहीं बता पाएंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बेटा वो क्या है? वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, चलिए
तो पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका, वाई वाज फ्रेंच, तो इसमें फ्रेंच नाम का एक लड़का था। वाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर, वाई मिस क्यों, वाज माने था, फ्रेंच माने फ्रेंच, इन ग्रेट फियर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वैन जब ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब वो स्कूल के लिए रवाना हुआ, जब वो स्कूल जा रहा था तो वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वह बहुत ज्यादा भयभीत था। अब आंसर इसमें दिया हुआ है बेटा, और हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आंसर इसके लिखा चुके हैं। यदि आपको वो वाला आंसर ठीक से याद है तो आप उसी को लिख सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। देखिए बेटा, मैंने जो आंसर लिखाए थे बेटा वो क्वेश्चन बेस पर लिखाए थे आपको आंसर, कि कुछ क्वेश्चन में से कुछ अलग से अपनी तरफ से। देखिए तो इसको ही देखेंगे हम, तो यहाँ पर केवल वैन माने जब, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी यहां से लिया गया है बेटा, ये कहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है आपका क्वेश्चन में से। वैन ही स्टार्टेड, तो ही की जगह हमने क्या कर लिया, फ्रेंच को ले लिया है, क्योंकि जब हम आंसर को शुरू में लिखते हैं तो नाउन प्रोनाउन का चेंजिंग कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो अच्छा लगे। ठीक, चलिए, वैन जब फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल के लिए रवाना हुआ, ही वाज इन ग्रेट फियर, वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वह बहुत ज़्यादा भयभीत था। फॉर स्कोल्डिंग, किसने, डांट के कारण, फटकार के कारण। फॉर, क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड, क्योंकि उसने याद नहीं किया था, हिज लेसन, अपना पाठ, ऑन पार्टिसिपल्स, कृदंत क्रिया जिसको बोलते हैं, यानी कृदंत क्रिया, या आप उसको पार्टिसिपली कहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अलग मीनिंग याद करोगे तो उसको लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको तो क्या लिखना है, पार्टिसिपल्स लिखना है उसमें, तो क्या करोगे, पार्टिसिपली कहोगे इसको। एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल के लिए रवाना हुआ, जब स्कूल जा रहा था, ही वाज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि वह डांट के, ही वाज ग्रेट फियर में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऑफ स्कोल्डिंग, किसके, डांट के कारण, फटकार के कारण, कि उसे डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को जो काम दिया जाता है स्कूल में अगर वो पूरा नहीं करता है तो डांट पड़ती है, पिटाई भी हो जाती है आजकल तो कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए क्या था, वो ऑफ स्कोल्डिंग, डांट के कारण बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फॉर, क्योंकि ही हैड नॉट लर्न, क्योंकि उसने याद नहीं किया था, हिज लेसन, अपना पाठ, ऑन पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल का पाठ उसको याद करने के लिए दिया गया था उसने उसे याद नहीं किया था। ठीक, चलिए बेटा एक बार इसे देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और बताना है बेटा, बिल्कुल बेटा, इस पर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए हम, कैसे लाएं। चलिए बेटा क्लियर है, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द ब्लेजर, वाई मिस, क्यों। बेटा खास तौर से आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, इसमें क्या समझना है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। यदि क्वेश्चन का मतलब ठीक प्रकार समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर लिखने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वाई डिड द विलेजर कम टू द स्कूल दैट डे, वाई मिस, क्यों, डिड द विलेजर माने गांव के लोग, कम माने आए थे, टू स्कूल माने स्कूल, उस दिन गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे। वाई वाज इट ए सरप्राइज टू फ्रेंड, वाई मिस, क्यों, वाज माने था, थी ते होता है, इट ए सरप्राइज टू सी, टू फ्रेंड, और फ्रेंड इतना आश्चर्यचकित क्यों था, यानी कि गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे और फ्रेंड इतना आश्चर्यचकित क्यों था, फ्रेंड इतना अचंभे में क्यों था। ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रेंड इतना परेशान क्यों था। ठीक, हमें तो क्वेश्चन को समझना है और फिर उसका आंसर लिखना है।
चलिए बेटा आंसर देख लेते हैं। द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे। देखो ये डिड दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इसको सेकंड फॉर्म कर देते हैं, तो ये केम हो जाएगा बेटा। मेरी बात को समझना है। द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे। विलेजर्स गांव वाले या गांव के लोग स्कूल आए थे उस दिन, बिकॉज क्योंकि, दे वर सॉरी क्योंकि वे दुखी थे। क्या थे? वे दुखी थे। दैट की, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह स्कूल क्यों नहीं गए थे। यानी वो दुखी थे क्योंकि वो स्कूल क्यों नहीं गए थे, यानी पहले स्कूल क्यों नहीं गए थे, इस बात से वो दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, इट वॉज देयर वे, यह उनके धन्यवाद कहने का तरीका था। एम हेमल, किसके लिए? एम हेमल। यानी कि वो स्कूल गए थे, पहले तो कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन अब वो स्कूल गए थे। तो क्यों गए थे? क्योंकि जो एम हेमल जो वहाँ के अध्यापक थे, उनको धन्यवाद के रूप में धन्यवाद देने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी सेवा की थी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फ्रांस देश था उस पर दूसरे देश का, जर्मन का अधिकार हो चुका था, जर्मन ने उसको जीत लिया था, तो वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज सबको पढ़नी पड़ती। इस वजह से इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, उनका जो धन्यवाद देने का ढंग था, वो तरीका था, एम हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस। किसके? जो वफादारी सेवा की थी उन्होंने, एक वफादार रूप से, फेथफुल होता है वफादारी, जो सेवा की थी उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद करने का एक तरीका था। एंड ऑफ शोइंग, और दिखाना, देयर रेस्पेक्ट, और दिखाना, किस चीज को दिखाना? देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाना, फॉर द कंट्री, किसके लिए? देश के लिए, और देश के प्रति अपना सम्मान समर्पित करने के लिए। दैट की, द वाज देयर नो मोर, और कुछ भी नहीं था। यानी कि क्यों गए थे? वो देश को सम्मान देने की दृष्टि से, पहले तो कभी स्कूल नहीं गए थे, रीजन क्या था, इसीलिए गए थे वो। इट वाज ए सरप्राइज फॉर फ्रेंच, यह फ्रेंच के लिए एक आश्चर्य की बात थी। बिकॉज, क्योंकि, यह फ्रेंच के लिए एक आश्चर्य की बात थी क्योंकि द बैक ब्रांचेज, यानी पीछे की जो सीटें हैं, बैक ब्रांच मतलब पीछे की सीटें, वर ऑलवेज, हमेशा ही, एम्प्टी, यानी पीछे की जो सीटें होती थी वो हमेशा क्या रहती थी? हमेशा खाली रहती थी। अब फ्रेंच आश्चर्यचकित क्यों था कि जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचा उसने देखा कि पीछे की सीटें हमेशा खाली पड़ी रहती थी। एक तो वो लेट हो गया था, इस कारण से कि उसने जो पाठ दिया था उसको, पार्टिसिपल का, वो उसने याद नहीं किया था। फिर भी पहुंचा तो उसने जाके क्या देखा कि जो पीछे की सीटें हमेशा खाली पड़ी रहती थी उन पर आज व्यक्ति बैठे हुए थे। अब क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वो मिस्टर एम हेमल को धन्यवाद देने के लिए आए थे कि उन्होंने कितनी वफादारी के साथ हमारे देश की सेवा की है, हमारे बच्चों को पढ़ाया है। तो इस तरह से उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे। और इसी चीज को देखकर जो फ्रेंच जो था वो आश्चर्यचकित था। देखो ये चीज रटने की नहीं है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इंटरमीडिएट में बच्चा अगर रटेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इनको समझना है। ट्रांसलेशन बेटा हमने आपको सिखाई दिया है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, आंसर को थॉट करना है हिंदी में, उसकी इंग्लिश बना के फिर लिख देनी है। इस तरह से बेटा आप आसानी से कर सकते हो। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। ठीक, चलिए बेटा 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है बड़े अच्छी तरह से इनको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रेंच सॉरी, वाई मिस क्यों, वाज माने था फ्रेंच, फ्रेंच सॉरी माने दुखी, फॉर नॉट लर्निंग क्योंकि उसने याद नहीं किया था हिज फ्रेंच लेसन, हिज फ्रेंच लेसन, जो फ्रांस का जो पाठ था, जो फ्रेंच का जो लेसन था, जो ज्ञान था, उसने उसे नहीं समझा था, इसीलिए वो क्या था, दुखी था। तो पूछा है क्यों दुखी था वो, फ्रेंच जो है क्यों दुखी था। चलिए आगे देखिए बेटा, आंसर वो यहीं से लेंगे। फ्रेंच वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, हिज फ्रेंच लेसन। तो फ्रेंच वाज सॉरी, फ्रेंच दुखी था, फॉर क्योंकि नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, क्योंकि उसने अपना जो फ्रेंच भाषा का पाठ था उसको याद नहीं किया था। बिकॉज क्योंकि, ही वेस्टेड क्योंकि वह वेस्टेड वह बर्बाद करता था, हिज टाइम अपना समय, क्योंकि वह अपना समय बर्बाद करता था, इन सीकिंग माने खोजने में, वर्ड्स एक्स किसको खोजने में, जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनके अंडों को खोजने में अपना समय बर्बाद करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और चला जाता था कहां पर, सार पर, वहां पर सीढ़ियां बनी हुई थी, उन पर फिसलने के लिए चला जाता था। यानी सार एक स्थान था, वहां पर क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, और वहां पर फिसलने के लिए, सीढ़ियों पर से बच्चे फिसलते हैं, आपने देखा होगा, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो सार पर जो सीढ़ियां बनी हुई थी उन पर फिसलने के लिए चला जाता था, इसीलिए उसने अपना पाठ जो था वो याद नहीं किया था। बात समझे समझे। चलिए बेटा एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, व्हाट मिस क्या डिड द फ्रेंच थिंक, सोचा, फ्रेंच ने क्या सोचा, अबाउट द जर्मन रूलर्स, जो जर्मन के शासक थे उनके बारे में। तो फ्रेंच ने जर्मन शासकों के बारे में क्या सोचा, हु इम्पोज्ड जो थोप रहे थे, देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को, ऑन द फ्रेंच पीपुल। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा, किसके बारे में, जो जर्मन शासक। तो फ्रेंच ने जर्मन शासकों के बारे में क्या सोचा, जो अपनी भाषा को उनके ऊपर थोप रहे थे। यानी कि ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे, अब इनके ऊपर क्या हो रहा था बेटा, जर्मन भाषा को थोपा जा रहा था, कहा जा रहा था कि अब आपको केवल जर्मन भाषा ही पढ़नी है, और वहीं से टीचर आएंगे और ये जो टीचर है इनको हटा दिया जाएगा। इस तरह से बातें चल रही थी। तो उसने क्या सोचा, छोटा बच्चा है, छोटी सोच होगी, तो क्या सोचा बेटा, ऑन द रूफ द पिजन, ऑन द रूफ यानी छत पर, पिजन्स माने कबूतर, कुक वेरी लो यानी छत पर जो कबूतर है वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं या गा रहे हैं। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, टू हिमसेल्फ अपने आप में, स्वयं में, फ्रेंच ने अपने आप में स्वयं में सोचा, विल क्या, द जर्मन रूलर्स मेक देम सिंग इन, ये बेटा ई को एफ बन गया है, इसे जर्मन कर लो। तो क्या है, क्या जर्मन रूलर्स मेक देम सिंग, क्या जो जर्मन के जो शासक हैं, मेक देम सिंग उन्हें
सिखाएंगे इन जर्मन इवन द पीजन, यानी कि जो कबूतर हैं उनको भी वो जर्मन भाषा में बोलना सिखाएंगे, या कबूतरों को भी, जो कबूतर वहाँ पर जो गुटरगू कर रहे हैं, क्या वो भी जर्मन भाषा में गाएंगे? जो कबूतर गीत गाते हैं, कबूतरों को गीत गाना सिखाया जाता है, तोतों को सिखाया जाता है। तो उसके दिमाग में एक बात आई फ्रेंच के में कि जो हमारे यहाँ के कबूतर हैं क्या वो भी जर्मन भाषा में ही गाया करेंगे? ऐसी बात उसके दिमाग में आई थी। चलिए बेटा, क्लियर है? ठीक, चलिए बेटा आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए बेटा क्वेश्चन, हाउ डिड एम हेमल, हाउ मिस कैसे डिड द एम हेमल विश माने इच्छा, हिज कंट्री अपने देश के प्रति, बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल डेट डे, यानी उस दिन, डेट मीन्स क्या होता है? उस दिन, स्कूल समाप्त होने से पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है बेटा? पहले। तो उस दिन, डेट डे मीन्स उस दिन, द क्लोज ऑफ द स्कूल, स्कूल समाप्त होने से पहले, उस दिन स्कूल समाप्त होने से पहले एम हेमल ने देश के प्रति अपनी इच्छा कैसे व्यक्त की? उस दिन क्या हुआ? यानी कि हाउ डिड एम हेमल, एक बार फिर से देखिए, हाउ डिड एम हेमल, एम हेमल ने अपनी इच्छा व्यक्त की कैसे? द क्लोज ऑफ द स्कूल डेट डे, स्कूल समाप्त होने से पहले, यानी स्कूल समाप्त होने से पहले एम हेमल ने जो अपनी इच्छा थी, हिज कंट्री, देश के प्रति उनकी इच्छा थी, उसको कैसे व्यक्त किया? ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा? चलिए आंसर देखते हैं। एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एम हेमल जो थे, टर्न माने मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की ओर मुड़े, यानी एम हेमल श्यामपट की ओर मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चौक, और चौक का एक टुकड़ा लिया। एम हेमल जो थे बेटा किसकी? श्यामपट की ओर मुड़े, ब्लैक बोर्ड जिसको श्यामपट बोलते हैं बेटा। टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति के साथ, यानी चौक का टुकड़ा लिया और पूरी शक्ति के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, यानी पूरी शक्ति के साथ जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। ही कुड, जितना वो लिख सकते थे, यानी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा? 5 ला फ्रांस, 5 ला फ्रांस, क्या लिखा बेटा? 5 ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। इसका मतलब क्या था बेटा? फ्रांस जिंदाबाद। एक बार और देख लीजिए बेटा, हाउ डिड एम हेमल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, हाउ डिड एम हेमल विश हिज कंट्री, एम हेमल ने किस प्रकार अपने देश की इच्छा, देश के प्रति इच्छा व्यक्त की, बिफोर द
क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, उस दिन, यानी उस दिन स्कूल की क्लास को समाप्त होने से पहले एम हेमल ने देश के प्रति अपनी इच्छा किस प्रकार व्यक्त की। तो कैसे की थी बेटा? एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एम हेमल जो थे वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चॉक, और चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति के साथ ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, या जितना बड़ा वो लिख सकते थे, ही कुड वाइब्ला फ्रांस। क्या लिखा? कि फ्रांस जिंदाबाद, जिसका मतलब क्या है? फ्रांस जिंदाबाद। चलिए बेटा एक बार इसको देख लीजिए, और यहां तक बेटा जो पहला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, द लास्ट लेसन। अब इसके दूसरे क्वेश्चन, जो आपका दूसरा चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बेटा कितने हैं? 5 क्वेश्चन लिए हैं, और हमने इसी तरह से क्वेश्चन लिए, किसी में से 5, किसी में से 6, ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सकें। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। जब दोनों क्वेश्चन हो जाया करेंगे तो मैं साइड हो जाया करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए तो बेटा अब आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मीन्स खोना, स्प्रिंग माने बसंत। तो बेटा इसमें 2 बच्चों की कहानी है, एक है आपका साहेब और दूसरा है इसमें आपका मुकेश। साहेब जो था वो कूड़ा कचरा बीनता था, और मुकेश जो था जिसके यहाँ चूड़ी का काम होता था, बैंगल मेकिंग। तो दोनों व्यक्तियों की कहानी बेटा हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, नहीं आपने देखी है, आप चैनल पर नए हैं तो बेटा प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर विजिट कर लें, जिससे कि इसकी जो समरी हो वो आपकी समझ में ठीक से आ जाए और आप इसको आसानी से याद कर सकें। क्योंकि इंटरमीडिएट का तो रूल यही होता है कि चैप्टर की हिंदी बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में आनी चाहिए, क्वेश्चन का मतलब आना चाहिए, स्वयं सेंटेंस थिंक करिए और उसकी अंग्रेजी बना दीजिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? व्हाट मीन्स क्या? इज द साहेब, साहेब लुकिंग फॉर ढूंढ रहा था, इन द गार्बेज डंप कूड़े के ढेर में, यानी कि जो साहेब था वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था? पहली बात क्या है, साहेब जो था वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम? वेयर इज ही, वह कहाँ है, यानी इस समय वो कहाँ है। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बात इसमें, एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है। तो बेटा इसमें 3 बातें पूछी हैं, तीनों बातों को बड़े ध्यान से देखना है। पहली बात क्या है कि साहब जो था वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, दूसरी बात वह कहां पर है, और तीसरी बात वह कहां से आया है। ठीक, चलो तीनों बातों को एक बार देख लेते हैं। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब इज लुकिंग फॉर माने ढूंढना, सर्च करना, खोजना। तो साहेब खोज रहा है गोल्ड, क्या खोज रहा है? सोना खोज रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स, सिक्कों को ढूंढ रहा है, रुपी नोट्स और नोटों को ढूंढ रहा है, एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, और दूसरी जो लाभकारी वस्तुएं हैं, जो लाभदायक चीजें हैं, उनको ढूंढ रहा है। पहली बात हो गई यहां तक। कहां पर ढूंढ रहा है बेटा? इन द गार्बेज ऑफ डंप, किसमें? कूड़े के ढेर में। तो क्या कर रहा है वो? कूड़े के ढेर में कॉइन को ढूंढ रहा है, सिक्कों को ढूंढ रहा है, और भी बहुत सी चीजों को ढूंढ रहा है। किसको? बहुत सी उपयोगी चीजों को, यूजफुल ऑब्जेक्ट, बहुत सी जो लाभदायक चीजें होती हैं उनको ढूंढ रहा है। आगे क्या है? दूसरी बात, वेयर इज ही इज लिविंग इन
सीमापुरी। वह कहाँ रह रहा है? वह सीमापुरी में रह रहा है, इन दिल्ली। दिल्ली किसमें? दिल्ली में। तो वह दिल्ली में सीमापुरी में रह रहा है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ही हैज कम फ्रॉम, वह आया है या आ चुका है, कहां से? बांग्लादेश। कहां से आया है बेटा? वो बांग्लादेश से आया है। तो बेटा तीनों बातें थी इसमें, तीनों बातों को मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। इज साहेब, एच भी शुरू में आ रही है तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करते समय खुश था? एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। यानी कि क्या साहेब, जब चाय की दुकान पर साहेब काम करता था तो क्या था बेटा? क्या वो खुश था? इस बात की क्या कीजिए? विवेचना कीजिए, इस बात का वर्णन कीजिए। चलो देखते हैं खुश था या नहीं था। तो देखो क्या आ गया बेटा? नो। क्या है? नो। यानी कि वह खुश नहीं था। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जब चाय की दुकान पर वो काम करता था तो वह खुश नहीं था। नहीं, चाय की दुकान पर काम करते समय साहेब खुश नहीं था। तो यद्यपि ही गेट्स, उसे मिलते थे 800, 800 रुपये, एंड ऑल हिज मील, और खाने के लिए सब कुछ। यानी उसको 800 रुपये और खाने के लिए सब कुछ मिलता था। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो चुकी थी? खो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी। यानी वो स्वतंत्र नहीं था, उसके पास स्वतंत्रता नहीं थी। यानी वो स्वतंत्र रहना चाहता था लेकिन उसकी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी थी। जैसे कि मान लो अब कोई व्यक्ति कहीं वर्क करता है तो उसे वहां जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पढ़ाने आते हैं तो बेटा हमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टी मार लें, जब चाहे जब मान नहीं मार सकते। तो सेम कंडीशन क्या थी कि उसकी जो स्वतंत्रता है, यानी कि इस समय हमें कहीं और जाना है और इस समय आपकी क्लास है, तो बाउंडेशन है नहीं है। तो वो उसके बाउंडेशन क्या था कि जब कूड़ा कचरा बीनता था तो कोई बाउंडेशन नहीं था, चाहे सुबह में बीने चाहे शाम में बीने, कभी भी बीन ले। भाई जब कूड़े कचरे में से वो बीनता था अच्छी चीज़ों को तो कभी भी बीन सकता है, यही नहीं कि सुबह में बीनेगा, कभी भी बीन सकता था। लेकिन यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी। नाउ अब ही इज द सर्वेंट, अब क्या है? ही इज द सर्वेंट है, एक नौकर है, ऑफ टी स्टॉल ओनर, किसके? चाय की दुकान के मालिक का वो क्या है? वह एक नौकर है। यानी अब वह चाय की दुकान का जो मालिक है उसका वो नौकर है। वेयर एज ही वाज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, जबकि ही वाज द मास्टर ऑफ, जबकि वह स्वयं का मालिक था। ही वाज फ्री, वह स्वतंत्र था। व्हाइल डूइंग द वर्क ऑफ रैग पिकिंग, जबकि वह जब कूड़ा करकट बीनने का काम करता था तो क्या था? वह बिल्कुल फ्री था, वह बिल्कुल स्वतंत्र था। ये बात इसमें कही गई है बेटा। चलिए बेटा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब एक क्वेश्चन और बाकी है उसको भी देखते हैं। देखिए
वाई वाज ऑथर एम्ब्रेस्ड व्हेन साहिब आस्क्ड इफ हर स्कूल वाज रेडी। जो लेखिका थी उन्होंने कहा था उनसे कि तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं, क्योंकि वो उनके घर के आसपास घूमता रहता था। उन्होंने कहा कि जब आप स्कूल खोलोगी तो मैं आपके स्कूल में ज़रूर पढ़ूंगा। उसकी जो लेखिका थी उन्होंने कहा था ठीक है मैं आपके लिए स्कूल बनाऊंगी एक जल्दी ही। तो जब वो आया उसने पूछा कि आपका स्कूल तैयार है, तो क्या हुआ था, वाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड, लेखक लज्जित क्यों थी, शर्मिंदा कह सकते हैं, यानी कि जो लेखिका थी वो शर्मिंदा क्यों थी। अब शर्मिंदा क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जो उन्होंने उसको वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ था। तो वाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड, वाई मिस क्यों, वाज माने द ऑथर माने लेखिका, एम्ब्रेस्ड माने लज्जित या शर्मिंदगी महसूस की, वैन जब साहिब आस्क्ड जब साहिब ने पूछा, इफ हर स्कूल वाज रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। जब साहिब ने पूछा कि आपका स्कूल तैयार है तो उन्होंने क्या महसूस किया, शर्मिंदगी महसूस क्यों की, शर्मिंदगी महसूस क्यों की। चलिए बेटा, वैन जब साहिब आस्क्ड द ऑथर, जब साहिब ने लेखिका से पूछा, इफ यदि हर स्कूल वाज रेडी, कि आपका स्कूल तैयार है, शी सेड, उन्होंने कहा, डेट इट टुक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी स्कूल को बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। शी वाज एम्ब्रेस्ड, वह लज्जित थी या उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की थी, बिकॉज क्योंकि शी मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया था, वादा उनका पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो क्या थी बेटा, इसलिए वो थोड़ी लज्जित थी, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की उन्होंने। चलिए बेटा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। अब किसकी बात है आगे बेटा इसमें, मुकेश की। अब मुकेश के बारे में आ गया है बेटा इसमें, और इससे पहले हमने किसके बारे में बताया था, साहिब के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, मुकेश के बारे में और साहिब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, हाउ मीन्स किस प्रकार या कैसा, ये जो मुकेश का जो दृष्टिकोण था, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, टू हिज सिचुएशन, उसकी जो दशा थी, जो कंडीशन थी, डिफरेंट भिन्न थी, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार से। तो मुकेश का जो दृष्टिकोण था अपने परिवार की कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट, विभिन्न, भिन्न क्यों था। क्या पूछा गया है कि जो मुकेश का जो दृष्टिकोण था अपने परिवार की दृष्टि से, परिवार के हिसाब से भिन्न क्यों था या कैसे था, पूछा गया है। तो कैसे था बेटा, क्योंकि मुकेश जो चाहता था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और उसके परिवार वाले चाहते थे कि जो वो काम करते हैं, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं, वो उसी कार्य को करे। चलिए आंसर को देख लेते हैं। मुकेश वांट्स, मुकेश चाहता था टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। व्हाइल, जबकि हिज फैमिली फॉलोज, उसका परिवार चाहता था इनहर्टेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकिंग,
यानी कि उसका जो परिवार था उसे किसमें ले जाना चाहता था, चूड़ी बनाने के काम में ही ले जाना चाहता था। सो क्या लगा दोगे बेटा, सो इसकी जगह, सो हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, इसलिए उसका जो दृष्टिकोण था अपने परिवार से बिल्कुल भिन्न था। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, हाउ, कैसे, इन योर ओपिनियन, आपके विचार से, कैन मुकेश रियलाइज, साकार कर सकता है, हिज ड्रीम, अपने सपने को। हाउ मीन्स कैसे, इन योर ओपिनियन, आपके विचार से, क्या मुकेश, आपके विचार से मुकेश अपना जो उसका ड्रीम है, अपना जो उसका सपना है, उसे कैसे साकार कर सकता है, कैसे उसको पूरा कर सकता है। रियलाइज मीन्स क्या होता है बेटा, साकार करना। तो कैसे उसको साकार कर सकता है, हाँ बेटा क्यों नहीं, वेयर देयर इज ए विल, वेयर मीन्स जहां, देयर इज ए विल जहां पर इच्छा, देयर इज वे वहां पर रास्ता। तो बेटा एक ये कोटेशन है, इसको याद रखना है। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। इसका मतलब यही है कि जहां पर चाह, जहां इच्छा है वहां पर रास्ता जरूर मिल जाता है। मेरी बात समझ गए होंगे, ये कोटेशन है बेटा, इसको अच्छी तरह से याद रखना है, बढ़िया तरह से लिखना है इसको। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां पर चाह है वहां पर राह, वे मिस रास्ता होता है जिसे राह कहते हैं, विल मिस होती है चाहना, इसे इच्छा भी कहते हैं, कि जहां चाह वहां राह, यानी जहां इच्छा होती है वहां पर रास्ता मिल जाता है। तो कोटेशन है, अच्छी तरह से याद करना है इसको। मुकेश कैन रियलाइज, मुकेश साकार कर सकता है हिज ड्रीम, अपने सपने को, बिकॉज क्योंकि ही हैज द थिंग्स इन हिम, उसमें वह बातें हैं, दैट ही विल अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस, यानी उसमें वो बातें हैं जो सफलता के रहस्य में होती हैं, जो सफलता के रहस्य में होंगी। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता है। ही वांट्स, वह चाहता है, टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज एटीट्यूड टू हिज, उसका जो दृष्टिकोण है, सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो दृष्टिकोण है, टू हिज सिचुएशन, कंडीशन के हिसाब से अपने परिवार से बिल्कुल भिन्न है। इट विल हेल्प हिम, यह उसकी सहायता करेगा, रियलाइज हिज ड्रीम, उसके सपने को पूरा करने में। यानी कि उसके परिवार में क्या होता है बेटा, बेंगल में कि चूड़ी बनाने का कार्य होता है, और वो चाहता है मोटर मैकेनिक बनना। क्यों चाहता है, कि उसकी थिंकिंग ये थी कि व्यक्ति जो काम करता है, जो काम करता है उससे उसको उस लाइन में फायदा मिलता है। सपोज देन, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जहाज में बैठने को मिले, मुझे जहाज में सवारी कैसे करने को मिलेगी मुझे। कुछ बच्चों की इच्छा होती है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं सामने आके बताता हूं बेटा। कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मुझे जहाज में बैठने का अवसर मिले, मैं भी चाहता हूं कि मैं जहाज में बैठ के घूमूं, लेकिन कैसे, अब पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके टिकट लोगे, और हो सकता है कि पैसा ना इकट्ठा हो, ऐसी कंडीशन बनती जाए, जाने की सोचे तो बहुत सारी दिक्कत आ जाए। तो क्या करना है, वो एयर होस्टेज का कोर्स करेगा, एयर होस्टेज का डिप्लोमा करेगा। क्या करेगा बेटा, एयर होस्टेज का डिप्लोमा करेगा। तो जो उस एयर होस्टेज का जो डिप्लोमा करेगा,
तो उसके पर्पज से उसे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलेगी, तो उसे जहाज में बैठने का अवसर मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या था, यानी मुकेश जो चाहता था, क्या चाहता था कि मैं मोटर मैकेनिक सीखूं, काम सीखूंगा तो मैं गाड़ी भी खरीद लूंगा, गाड़ी चलाना भी सीख जाऊंगा। इस वजह से बेटा इसकी इच्छा थी। ठीक, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब बेटा यहां से आपका जो तीसरा चैप्टर है वो शुरू हो जाता है आपका। तीसरा चैप्टर यानी कि डीप वाटर। क्या है बेटा? डीप वाटर। डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स पानी। तो ये भी कहानी बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी तरह से, यानी कि लेखक के बारे में है कि लेखक को बड़ा डर फील हो गया था, बड़ा भयभीत रहता था वो। किस बात से? कि पानी से उसे डर लगता था, क्योंकि पानी की घटना उसके साथ कई बार हो चुकी थी। दो घटनाएं हो चुकी थी, एक पिता के साथ और एक बार जब वो तालाब पर गया था तब हुई थी। इस वजह से पानी से बड़ा उसे डर होता था। चलिए बड़े ध्यान से देखना है एक एक क्वेश्चन को बेटा। वाई वाज डगलस, वाई मिस क्यों, बाज माने था थीते होता है, डगलस माने डगलस नाम है, डिटरमाइन माने दृढ़ निश्चय किया या निश्चय किया, टू गेट पाने के लिए, ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, किस पर? पानी पर विजय पाने के लिए डगलस ने दृढ़ निश्चय क्यों किया। अब क्यों किया बेटा? कोई काम करते हैं तो उसका कोई तो उद्देश्य होता है। आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई तो उद्देश्य होगा, आपका उद्देश्य होगा कि पढ़ लिख के हम कुछ बनेंगे। सेम कंडीशन इसकी थी, तो डगलस वाज डिटरमाइंड, डगलस ने दृढ़ निश्चय किया, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी पर विजय प्राप्त करने के लिए, पानी पर जीत प्राप्त करने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट ruined हिज फिशिंग, क्योंकि उसका जो ट्रिप्स मछली पकड़ना की यात्रा थी वो बर्बाद हो चुकी थी, एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और वो वंचित रह जाता था किससे? और वंचित रह जाता था डोंगी, पानी में जो घूमने की डोंगी होती है, पानी में जो जहाज होते हैं, पानी में जो छोटी सी नाव होती है, इसे डोंगी कहते हैं। तो वो डोंगी चलाने से वंचित होता था, और क्या होता था? बोटिंग, नाव चलाने से वंचित रह जाता था, और क्या होता था? स्विमिंग, तैरने से वंचित रहता था। इस वजह से उसने पानी पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। ठीक, चलिए बेटा एक बार देखिए आगे, फिर चलते हैं। हाँ पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे बेटा आज। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर पुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। हाउ मिस कैसे या किस प्रकार, डिड द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक थे जो उसको स्विमिंग सिखाने के लिए आए थे, पुल्ड ए स्विमर कैसे उन्होंने उसको स्विमर बनाया आउट ऑफ डगलस को। द इंस्ट्रक्टर पुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, कैसे? टुकड़ों में सिखाया उसने। कैसे? एक एक चीज करके पहले उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको सिखाया। कैसे सिखाया? थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। ऐसे नहीं कि एक बारी उसको पानी में कूदा दिया हो और वो स्विमर बन गया हो, उसको थोड़ा थोड़ा करके
सिखाया धीरे धीरे। देन तब ही परफेक्टेड ईच पीस, तब वह पूरी तरह से प्रत्येक टुकड़े में, प्रत्येक चीज में परफेक्ट हो गया। एंड पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसने पूरी तरह से उसको सीख लिया, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसने उसको सीख लिया, पाठ के रूप में उसको थोड़ा थोड़ा करके उसने सब कुछ उसमें से सीख लिया। चलिए बेटा आगे। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, यानी डगलस के प्रशिक्षण का पहला जो पाठ था वो क्या था, पहला जो लेसन था, पहला जो सबक था उसका क्या था। द इंस्ट्रक्टर टॉट, प्रशिक्षक ने उसको बताया, किसको, डगलस को सिखाया। टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, कि जो अपना चेहरा है उसे पानी में डालो। एंड एक्सहेल, एंड टू रेज हिज नोज, और सांस को उसमें अंदर छोड़ दो, और अपनी नाक को फिर बाहर निकालो। एंड इनहेल, और फिर सांस को भर लो। यानी कि पानी के अंदर तो सांस केवल आपको छोड़नी है और पानी से बाहर जाके लेनी है आपको। अगर वही लोगे, पानी में लोगे, तो पानी अंदर चला जाएगा। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, और इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को उसने 100 टाइम्स, 100 बार 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 इसको किया। बिट बाय बिट he said part of the panic that, bit by bit he said part of the panic, यानी कि जैसे ही वो पानी में जाता तो धीरे धीरे उसके दिमाग में वो कौन सी वाली बात आती, वो डर वाली बात आती। seized him when his head went under the water, यानी जब वो पानी में अपना सिर डालता तो जो डर उसके भय उसका था उसके दिमाग में धीरे धीरे आ जाता था। सेड, कम होता गया उसका वो। चलिए बेटा अगला है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगिन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग। हाउ, कैसे, डिड द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, बिगिन शुरू की, डगलस ट्रेनिंग, डगलस का जो अभ्यास था शुरू किया, इन स्विमिंग तैरने में, कैसे शुरू किया था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड द डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांधी। क्या बांधी बेटा, एक पट्टी बांधी, एक पेटी। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्से को जोड़ दिया। बेंट टू ए पुली, उसमें एक पुली लगी हुई थी घूमने के लिए। एंड रेन ऑन एन ओवरहेड, किसके ऊपर से, उसके सिर के ऊपर से केबल, एक केबल पड़ी हुई थी। यानी कि जैसे जो तालाब होता है, जैसे इसको तालाब मान लीजिए, तो यहां से यहां तक एक रस्सी बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी बेटा, एक यहां से यहां तक एक रस्सी बंधी हुई थी, और उस रस्सी में जो उसकी कमर में उसकी जो बेल्ट बांधी उसको इस रस्सी से जॉइंट कर दिया और कहा कि आप तैरिए। यानी कि जब वो डूबेगा भी तो डूबेगा नहीं, क्योंकि इस रस्सी से, जैसे ये रस्सी बंधी हुई है, ये जो रस्सी बंधी हुई है, और ऐसे करके इसको, और इसमें एक पुली लगी हुई थी, और पुली के माध्यम से उसको, तो वो तैरते तैरते जाएगा। इसके अगर थक भी जाएगा तो उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि उससे वो रुका हुआ है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर थक जाएगा, लेकिन उसमें वो डूबेगा नहीं। तो इस तरह से उसने उसको केबल के माध्यम से, ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी के अंत तक वो जाता। एंड दे वेंट बैक, और वे वापस आते। एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल,
और इस तरह से उस तालाब को पार कर देते। इंपोर्टेंट ही करा रहे हैं बेटा अब इस समय, तो हम एक चैप्टर से कम 4-5 क्वेश्चन तो होने चाहिए। इन वाट स्टेट, किस स्थिति में, डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ, डगलस ने स्वयं को पाया, इन वाट स्टेट, किस स्थिति में डगलस ने स्वयं को पाया, व्हेन ही केम टू सेंस, जब उसे होश आया। ये उस समय का वर्णन है बेटा जब वो तालाब के पास गया था तो उसे एक व्यक्ति ने कहाँ फेंक दिया था, पानी में फेंक दिया था, और वो उसमें क्या था, उसमें डूब रहा था, क्योंकि पानी का जो उसे गहरे पानी में फेंका था, क्योंकि तालाब जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, उथले होते हैं, एक साइड में गहरे होते हैं, तो उसे गहरे पानी में फेंक दिया था। उसने बहुत सारी कोशिश की थी निकलने की, लेकिन वो उससे निकल नहीं सका था। तो उसी बारे में बताया गया, उसी के बारे में कहा गया है कि उसको पानी से बाहर तो निकाल दिया था भाई, जिसने फेंका है उसने उसको बाहर निकाल दिया था, लेकिन उस समय उसकी कंडीशन कैसी थी, वो बेहोश हो गया था, और जब वो होश में आया तब उस समय का वर्णन इसमें पूछा है। तो देखिए, डगलस फाउंड हिमसेल्फ, डगलस जब वो होश में आए तो क्या हुआ, डगलस फाउंड हिमसेल्फ, डगलस ने अपने आप को पाया, लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल, कैसे पाया, पेट के बल पड़े हुए, पेट के बल पड़ा हुआ था, पाया, बिसाइड द पूल, कहाँ पर, तालाब के पास, जो तालाब था, पूल में तालाब होता है, तो तालाब के पास उसको पेट के बल, अब उसने अपने आप को पेट के बल पड़ा हुआ पाया। वोमिटिंग वाटर, उसके मुंह से पानी निकल रहा था। वोमिटिंग मीन्स होता है बेटा उल्टी करना, क्या होता है, वोमिटिंग मीन्स क्या होता है, उल्टी करना। तो उल्टी करने का मतलब क्या है कि उसके मुंह से पानी बाहर निकल रहा था। अब वोमिटिंग में वाटर बाहर निकल रहा है, कुछ भी निकल सकता है। द चैप, चैप कौन सा है, उस लड़के को कहा गया जिसने उसे फेंका था। द चैप, हु थ्रू हिम द पूल, हु थ्रू, जिसने फेंका था, हिम इन द पूल, उसके पास, वाज सेइंग, कह रहा था, यानी जिसने उसको तालाब में फेंका था वो क्या कह रहा था, यानी जिस व्यक्ति ने उसको तालाब में फेंका था वो क्या कह रहा था, बट लेकिन आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल क्या कर रहा था, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था। उसने कहा कि मैंने तो इसको इसलिए फेंका था कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, इसको मूर्ख बना रहा था, इसीलिए फेंका था। समवन सेड, वहां पर कोई व्यक्ति और खड़ा हुआ था, उसने कहा, समवन सेड, किसी और ने कहा, द किड नियरली डाइड, अगर बच्चा मर जाता तो, बच्चा मर ही जाता तो क्या कहा, द किड, यहाँ बच्चे के लिए वैसे तो किड माने बकरी का बच्चा होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक कोटेशन के रूप में लगा दिया गया है। किड मीन्स क्या होता है, बकरी का बच्चा, लेकिन यहाँ बकरी का बच्चा नहीं है, यहाँ किसके लिए कहा गया है, यहाँ लेखक के लिए कहा गया है। ये तो क्या कहा, किसी ने क्या कहा, अरे बच्चा मर ही जाता तो, मर जाता तो, या मरने ही वाला था, नियर बाय, ये मरा नहीं था, मरने ही वाला था। चलिए बेटा थोड़ा स्पीड से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड द पैडलर मेक द रेड ट्रैप्स। अब यहां से बेटा आपका अगला चैप्टर शुरू हो गया है, चौथा चैप्टर, कौन सा है बेटा, द रेड ट्रैप्स, जिसको कहते हैं बेटा चूहेदानी। क्या कहते हैं, चूहेदानी। बहुत अच्छा चैप्टर है भी, और इसमें से ही बेटा एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, हाउ मिस कैसे, डिड द पैडल माने जो फेरी वाला होता है उसको बोलते हैं, हाउ डिड द पैडलर, फेरी वाला, कैसे, मेक माने बनाता था, रेड ट्रैप्स माने चूहेदानी, यानी चूहेदानी कैसे बनाता था। अब आपको पता होगा, हमने इसकी आपको समरी बताई थी कि वो बड़े बड़े फार्म हाउसों में जाता था, वहाँ पर कोई वैसा जो बेकार तार मिल जाता था,
खेत के चारों ओर लोग तार लगाते हैं, जब तार बेकार होता है उसे निकाल देते, तो उनसे बेकार तार को वो ले लेता था, भीख के रूप में मांगता था, और बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं उनसे भी मांग लेता था, और इस तरह से बेटा उस तार के माध्यम से वो क्या बनाता था, चूहेदानी को बनाता था। चलिए, द पेडलर मेड द रेड ट्रैप, फेरी वाला जो था मेड द रेड ट्रैप, चूहेदानी बनाता था, ऑफ वायर, किसकी, तार से बनाता था। वायर में क्या होता है, तार, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग, जिसे क्या करता था, इस पदार्थ को क्या करता था बेटा को, वो मांग के लाता था। इन द स्टोर्स, किससे, स्टोरों से, और या फिर द बिग फार्म्स, बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, कृषि फार्म होते हैं, उनसे मांग के लाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और वह स्वयं बनाता था, एट ओड मूवमेंट, अपने हिसाब से भिन्न भिन्न तरीके से उसको बनाता था। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई वाज द क्रॉप्टर, क्रॉप्टर किसान के लिए कहा गया है। क्रॉप्टर माने काश्तकार भी होता है बेटा, जिसको किसी कंपनी में जो काम करते हैं उसको भी क्रॉप्टर कह देते हैं, और किसान को भी कह देते हैं, ठीक। तो वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। वाई मिस क्यों, वाज मिस था, द क्रॉप्टर माने किसान, तो टॉके इतना बातूनी क्यों था, एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और मित्रवत, यानी कि जो क्रॉप्टर था बातूनी और मित्रवत क्यों था, विद द पेडलर, किसके साथ, फेरी वाले के साथ। यानी कि किसान जो था फेरी वाले के साथ इतना मित्रवत और बातूनी क्यों था। जैसे कि जब वो पेडलर उसके यहाँ आया, जो फेरी वाला उसके यहाँ आया, किसान के घर पे आया, तो उसने कहा, अरे आइए भाई साहब बैठिए, और बैठिए, और मैं आपके लिए नाश्ता भी कराऊंगा, बैठिए आप यहीं रहिए, मेरे यहाँ ही रहिए, और बैठ के बातें करेंगे, गपशप करेंगे, इस तरह से उसने कहा। तो क्यों कहा उसने, अब सुन लीजिए बेटा क्यों कहा। द क्रॉप्टर वाज एन ओल्ड मैन, जो क्रॉप्टर था, जो किसान था, वो क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। विदाउट वाइफ, बिना पत्नी का, और चाइल्ड, बिना पत्नी और बिना बच्चों का था, यानी कि ना तो उसकी पत्नी थी ना ही उसके बच्चे थे। इसका मतलब वो बेटा अकेला था, ठीक है ना। ही वाज हैप्पी, वह खुश था, टू गेट पाकर द पेडलर, इसको फेरी वाले को पाकर वह बड़ा खुश था। टू टॉक इन हिज लोनलेस, यानी कि उससे अपने अकेलेपन की बातों को करेगा। यानी अकेला रहता था तो किससे बातें करता। आजकल तो व्यक्ति जितना अकेला होता है उतना ही खुश रहता है। मैंने देखा है आजकल व्यक्ति क्या होता है, जितना अकेला रहता है उतना ही बेटा खुश रहता है वो, क्योंकि उसके पास एक साधन है जिसे कहते हैं मोबाइल, और वो मोबाइल में ही लगा रहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस चीज़ को मैंने काफ़ी फील किया कि जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते थे, यात्रा करने, तो पूछते थे लोगों से, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो आप। अब कोई किसी से नहीं पूछता है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, मैंने देखा कोई किसी से कुछ नहीं बात कर रहा है, सब कान में लीड लगाई है और अपने मोबाइल में सब मस्त हैं, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त थे। तो पहले ये बातें नहीं थी बेटा। तो वो अकेला रहता था, इसीलिए उसने कहा कि इससे बातें करूंगा, अपने अकेलेपन की बातें करूंगा। सो इसीलिए ही वाज वेरी टॉक एक्टिव, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ठीक, चलिए बेटा इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, डिड द पेडलर, क्या, शुरू में जब एच बी आते हैं तो क्या करते हैं बेटा, क्या शब्द शुरू में लगाते हैं,
डिड द पेडलर रेस्पेक्ट, क्या पेडलर ने रेस्पेक्ट किया, सम्मान किया, द कॉन्फिडेंस, विश्वास, रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, यानी कि नहीं ठीक है। डिड द पेडलर रेस्पेक्ट, क्या पेडलर ने, क्या फेरी वाले ने रेस्पेक्ट सम्मान किया, कॉन्फिडेंस, रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, जब क्रॉफ्टर के द्वारा उसे इतना सम्मान दिया गया, विश्वास दिया गया, तो क्या उसने उसका सम्मान किया, इस बात को व्यक्त कीजिए बेटा, क्या उसने सम्मान किया था उसका। तो आंसर देखते हैं, नो, नहीं बेटा सम्मान नहीं किया था, उसने उसको अपना समझ के घर में रखा था और वो वहीं से सब कुछ चुरा के ले गया था, उसके पास जो पैसा था उसको चुरा के ले गया था, उसने उसका सम्मान नहीं किया था। चलिए देखते हैं, नो द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाई क्रॉफ्टर, बिकॉज, क्योंकि द पेडलर स्टोल दोज 30 क्रोनोर्स, पेडलर ने उसकी जो 30 क्रोनोर्स, जो उसके पास 30 क्रोनर थी, नेक्स्ट डे अगले दिन उनको चुरा लिया, बाई स्मैशिंग, तोड़कर, क्या तोड़कर, द विंडो पेन, किसको, खिड़की के जो कांच था उसको तोड़कर, और जो उसके पास 30 क्रोनर थी उसको चुरा के ले गया। वेयर द पाउच विद द 30 क्रोनर वाज हैंगिंग, यानी कि जो विंडो, खिड़की पर जो थैला टंगा हुआ था जिसमें 30 करोड़ नोट्स रखी हुई थी, उस खिड़की के शीशे को तोड़कर वो वहां से चुरा ले गया था। चलिए बेटा अगला देखते हैं, आगे है व्हाट साउंड आर हियर्ड, क्या आवाज सुनी, इन द फॉर्ज एंड अराउंड इट, भट्टी में और उसके चारों ओर। इन द फॉर्ज, फॉर्ज में इस भट्टी कह सकते हैं, ढलाई घर भी कहते हैं इसको बेटा। बिग बिल, द बिग बेलोज आर ruined and burning coal cracked, यानी कि जो कोयला था वहां पर वो चटक चटक के जल रहा था। ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर इज हियर्ड व्हेन, उसने उसकी आवाज सुनी। द चारकोल इज फीड इनटू द फर्नेस, और जो चारकोल था वो उस भट्टी में डाला जा रहा था। आउटसाइड, दूसरी ओर, रोड द वाटरफॉल एंड द विंड विप्स, और किसकी, झरने की आवाज, झरने की सी आवाज आ रही थी, विंडफॉल। द रेन अगेंस्ट द रूफ, किसके विरुद्ध, छत के विरुद्ध, जैसे बारिश होती है इस तरह की आवाज आ रही थी। ठीक, चलो बेटा अगले क्वेश्चन को स्वयं करोगे, आगे चलते हैं। ये आ गया बेटा आपका जो सबसे लास्ट और अंतिम चैप्टर है, जिसको हमने आपको पढ़ाया नहीं है बेटा, हमने इसको छोड़ ही दिया था, क्योंकि हमें पूरा बिलीव है कि इससे पहले ही आपको जो क्वेश्चन है वो सारे उसी में से मिल जाएंगे, और यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो इनको पढ़ सकते हैं। हमने इम्पोर्टेंट में इसको लिख दिया है, इसको इम्पोर्टेंट में बेटा हमने लिख दिया है, इनको पढ़ सकते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को, और इनको आप बेटा स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। व्हाट वाज गांधीज मेथड, व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, गांधीज माने गांधी, मेथड माने तरीका,
ऑफ वर्किंग, काम करने का, डिस्कस, विवेचना कीजिए। यानी गांधी जी का जो काम करने का जो तरीका था उसकी क्या कीजिए बेटा, उसकी विवेचना कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। तो गांधी वुड बिगिन टू बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट ऑफ द रिलेटेड इंसिडेंट। गांधी जी वुड बिगिन बाई ट्राइंग, कोशिश की, टू गेट द फैक्ट, तथ्य को प्राप्त करने की, ऑन द रिलेटेड इंसिडेंट, जो घटना से जुड़ा हुआ हो, यानी जो घटना से जुड़ा हुआ हो उस तथ्य को जानने की कोशिश की जाए। ही ऑल्सो विजिटेड द concerning ऑफिशियल ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया। ही ऑल्सो विजिटेड, और जाया जाए, और जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ के अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारियों हैं उनसे मिला जाए। 10 इस प्रकार हिज मेथड ऑफ वर्किंग वाज टू फाइंड आउट द रियल फैक्ट ऑफ द केस। इस तरह से जो केस होता है उसके वास्तविक तथ्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है बेटा, वाई वाज गांधी जी नॉट परमिटेड, वाई मिस, क्यों वाज गांधी नॉट परमिटेड, अनुमति दी, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। यानी कि पटना में गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? वाई वाज गांधी नॉट परमिटेड, वाई मिस, क्यों, वाज मिस होता है थाती थे, गांधी नॉट, नॉट माने नहीं, परमिटेड अनुमति दी गई थी, टू ड्रॉ खींचने की, क्या, वाटर पानी खींचने की, फ्रॉम द वेल किससे, कुएं से, कहां पर, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, किसमें, राजेंद्र प्रसाद के घर इन पटना, कहां पर, पटना में, यानी पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर कुएं से पानी खींचने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी? किसको भाई? गांधी जी को। तो देख लीजिए, गांधी वाज नॉट परमिटेड, गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई थी, टू ड्रॉ खींचने की, वाटर फ्रॉम द वेल कुएं से, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। यहां तक तो बेटा ये तो क्वेश्चन में से ही हो जाएगा आपको, यहां से इसको इधर ले आओगे। लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट, क्योंकि जब वो पानी खींच रहे थे तो उसमें से क्या हो रहा था, लीस्ट सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, फ्रॉम हिज बुकेट, बाल्टी से, पुल्ट द एंटायर वेल, कहाँ गिर रही थी, पूरे कुएं में, जैसे बाल्टी से वो पानी खींच रहे थे तो पूरे कुएं में बूंदें गिर रही थी। इट इज भाई, इस कारण से, हिज सर्वेंट डिड नॉट नो दैट गांधी वाज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी क्या थे, तो हिज सर्वेंट डिड नॉट नो, उसके जो नौकर थे वो नहीं जानते थे कि गांधी जी क्या हैं, गांधी जी वाज नॉट ए, कि गांधी जी अछूत नहीं हैं, वे नहीं जानते थे कि गांधी जी अछूत नहीं हैं। चलिए बेटा, ठीक, चलिए बेटा, ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा, इनको आप स्वयं तैयार करोगे, और नहीं भी करोगे तो आपको क्वेश्चन उसमें से आपको मिल ही जाएंगे जो मैंने आपको बेटा बताए हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है,
ताकि एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो बेटा आप इनको अच्छी तरह से लिख सकें। ठीक, बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। और सबसे खास बात, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।